नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि हर साल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं। सबको पता है, विपक्ष को भी पता है, सत्ता पक्ष को भी पता है, हमारे जैसे जर्नलिस्ट को भी पता है और दर्शकों को भी पता है कि वो आएंगे, धोएंगे, निचोड़ेंगे और सुखा करके चले जाएंगे। जब सबको पता है कि प्रधानमंत्री ये हाल करते हैं, तो क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी हर बार कुछ ना कुछ जानबूझ करके ऐसा बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री और तैयारी के साथ आते हैं और ढंग से इन लोगों को रगड़ते हैं और ठीक तरीके से धो करके निकल लेते हैं और उसके बाद ये अपने घाव सहलाते रह जाते हैं। और इस बार तो ऐसा हिसाब किताब किया है, ऐसा निवस्त्र किया है, मुंह दिखाने के लायक छोड़ा नहीं है। सीधे जोड़ लेते हैं अनुपम मिश्रा जी को और फिर जरा उन बिंदुओं पर बात करते हैं जिन पर इनको केवल बेनकाब नहीं किया है, निरुत्तर ही नहीं किया है। इनकी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी जो कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है, वो भी पूरे देश को वो बता करके गए हैं। सीधे जोड़ते हैं अनुपम जी को और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। एक बड़ा मासूम सा सवाल प्रधानमंत्री ने पूछा है कि साहब मुझे ये बता दीजिए, क्या किसी एससी या एसटी परिवार का के एक ही समय में एक ही परिवार के 3 मेंबर सांसद रहे हैं क्या? इसका कोई जवाब है इन लोगों के पास में? अब प्रधानमंत्री जैसा कि आप कह रहे हैं धोया तो बहुत अच्छा। आज योगी आदित्यनाथ ने भी ज़बरदस्त धोया है अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती कि साहब ऐसी कौन-सी बात कही प्रधानमंत्री से जो पहले से नहीं पता है? सबको पता है कि साहब देखें, उन्होंने कहा एक पार्टी में 3 किस शेड्यूल कास्ट फैमिली या शेड्यूल ट्राइब फैमिली में 3 सांसद हों। देखिए, जस्ट आज ये फ़ोटो मैंने ट्वीट की साहब। इसमें आपको 2 प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। 2 सुपर प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं। इंदिरा गांधी के टाइम में संजय गांधी को सुपर प्राइम मिनिस्टर कहते थे और मनमोहन सिंह के टाइम में सोनिया गांधी को सुपर प्राइम मिनिस्टर कहते थे। और 2 प्रधानमंत्री की लाइन में लगे हुए नज़र आ रहे हैं, राहुल और प्रियंका। और अब तो प्रियंका ने अपने दोनों बच्चों को भी राजनीति में उतार दिया है। तो इन लोग किस हिसाब से कहते हैं? वो जो पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, ये देखिए साहब ये उनका पीडीए है। 5 के 5 एक परिवार से। एक बार मुलायम सिंह यादव कह रहे थे जिस बार 5 लोग केवल जीते थे इनके परिवार के, कि संसद में लोग मुझसे मज़ा लेते हैं, संसद में लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि आपका तो पूरा परिवार आ गया। तो प्रधानमंत्री ने ठीक है धोया, बहुत अच्छे धोया, बिना नाम लिए धोया, बहुत कायदे से एकदम जिसे कहना चाहिए भिगो-भिगो के मारा। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब तो बड़े बेशर्मी का खेल चल रहा है ना, एकदम खुलेआम जो हो रहा है सो हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने इनको सिर्फ इसी पे नहीं, उन्होंने ये भी तो कहा कि वो जो झोपड़ियों में फोटो सेशन कराते हैं, तो उनको साहब राष्ट्रपति का भाषण तो बोरिंग लगेगा ही लगेगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर विदेश नीति की बात नहीं चलो तो आप इंटेलेक्चुअल नजर नहीं आओगे। तो उन्होंने बताया कि यार विदेश नीति में वो किताब पढ़ लो यार, कि जो कैनेडी के ऊपर है कि फॉरगॉटन क्राइसिस ऑफ कैनेडी। तो उन्होंने कहा वो किताब पढ़ लो। तो काफ़ी ज्ञान दिया उन्होंने, लेकिन आपने क्या आज तक प्रधानमंत्री के इन बाणों का राहुल गांधी पे कोई असर पड़ते देखा है? वो तो वैसे ही उनका चल रहा है साहब। ज एक हिंदू धर्म पे हमला चल रहा है। कल मैं प्रियंका का ट्वीट देख रहा था कि भागवत कथा अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई लड़की के साथ बर्बरता। अयोध्या भागवत कथा से वो बर्बरता बता रहे हैं। कमाल की बात है साहब। मतलब एक मोटी सी बात, अब तो मुझे जो हमेशा मैं कहता हूँ कि इंदिरा
नहीं, नेहरू, इंदिरा और राजीव की नीतियाँ गलत थीं, पर सोनिया, राहुल और प्रियंका की नीयत इनकी गड़बड़ है, इनकी नीयत में खोट है, ये पूरी तरह से। और आज तो मैं दोनों को मिला के देख रहा हूँ। जैसे प्रधानमंत्री ने तो जो धोया-धोया, आज हमारे योगी आदित्यनाथ साहब ने भी यहाँ से प्रयागराज से गजब का धोया साहब। उन्होंने कहा, सनातन की सुपारी लेके बैठे हैं इन लोग। और क्या, उन्होंने तो अखिलेश को निशाने पे रखा, पर उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। नहीं, जैसे मैं जो इशारा कर रहा था वो इस तरफ कर रहा था कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में भी जाति गणना की बात कर रहे थे, एससी की बात कर रहे थे, एसटी की बात कर रहे थे, ओबीसी की बात कर रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने पिन पॉइंट किया है, ये पिन पॉइंट करते हुए ये कहा है कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। इन ये भी सत्ता में रहे हैं 58 साल तक, या तो इनके घर का प्रधानमंत्री रहा या कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री रहा। इसके बावजूद उन्होंने स्पेसिफिक पूछा है कि इनके टाइम में क्या किसी दलित परिवार के, एक ही परिवार के 3 सांसद रहे हैं, या एसटी वर्ग से रहे हों, या आदिवासी रहे हों। ये जो एससी एसटी आदिवासी की राजनीति, ओबीसी की राजनीति करते घूमते हैं, ये बता दें। चलो, ओबीसी के तो हम मान लेंगे कि मुलायम सिंह के खानदान से 5 लोग रहे हैं, उनके रिश्तेदार रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों कैटेगरी, तीनों कैटेगरी से क्या ओबीसी कांग्रेस ने? ओबीसी के नहीं, एक परिवार के। आज जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 3 दलित जजेस मौजूद हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 3-3 दलित जज मौजूद हैं। और जो राहुल गांधी तेलंगाना में जाति जनगणना का जो गाना गा रहे हैं, कल से देखे सोशल मीडिया पे लोग उनको पूछ रहे हैं कि भैया, अगर जाति जनगणना में तुम बता रहे हो इतने 55% ओबीसी, इतने दलित, इतने ट्राइबल्स, तो तुम्हारा जो मंत्रिमंडल में इनकी संख्या नगण्य क्यों है? तुम्हारा मुख्यमंत्री इनमें से क्यों नहीं आता? तुम्हारी पार्टी का अध्यक्ष, मतलब आपने तो खड़गे को जब से बनाया है, कैसे बनाया है, क्यों बनाया है? 17 साल तक तो मैडम ने अपने पास रखा चार्ज। हैं? राहुल गांधी अपनी मर्जी से लेते हैं, अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं। तो फैमिली पार्टी पूरी तरह एक फैमिली एंटरप्राइज है। और ये किस मुँह से, लेकिन एक अजीब बात मुझे समझ में आई, राहुल गांधी ने ये बात किसी हद तक केजरीवाल से सीखी है। साफ झूठ बोलो, कैसे भी बोलो, तुम्हें कितना भी आईना दिखाया जाए, देखने से इनकार कर दो और अपनी बात दोहराते रहो। यही केजरीवाल करते हैं, यही राहुल गांधी कर रहे हैं, और यही बात अब अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। आज कह रहे थे कि योगी ने कहा था 100 करोड़ लोग आएंगे महाकुंभ में। आप में से किसी को याद आता है कि योगी ने 100 करोड़ कहा था? बिल्कुल सही है, झूठ बोलो, झूठ बोलो। और जैसे उन्होंने बेशर्मी से, कहा। बेशर्मी से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री का अटैक राहुल गांधी पर ही था, आज इनके पूरे खानदान पर था। जिस किताब का आपने उल्लेख किया है उसका संदर्भ भी उन्होंने इसलिए दिया कि उस किताब में आपको मिलेगा कि नेहरू के समय विदेश नीति के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 50 साल से ये देश गरीबी हटाओ का नारा तो सुन रहा है, लेकिन किया क्या है गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए? उन्होंने तो आंकड़े देकर के सबको एक तरीके से अवगत करा दिया कि 25 करोड़ को तो हम गरीबी से बाहर निकाल चुके हैं 10 वर्ष के भीतर। इसके अलावा जो है 4 करोड़ लोगों को घर दे दिया है, 12 करोड़ शौचालय बना दिए हैं, 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा दिया है। तो इन्होंने क्या किया है फोटो सेशन कराने के अलावा? और राजीव गांधी को भी लपेट लिया, फिर से वो बात याद दिला दी कि एक समय वो कहते थे कि यहां से 1 रुपया भेजते हैं और जिनके पास पहुंचना होता है वहां 15 पैसे पहुंचते हैं। बोला हमने 100% लोगों तक पहुंचाने के लिए डीबीटी का सहारा लिया है, जनधन खाते खोले हैं, आधार से लिंक किया है, मोबाइल फोन सबके हाथ में है, 1 सेकंड में 10 सेकंड में सबके पास पैसा पहुंच जाता है। और 40 लाख करोड़ की फिगर दी है प्रधानमंत्री ने, 40 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में पहुंच चुका है।
जो आप कह रहे हैं कि हर बार ये बातें बताई जाती हैं और इनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी पार्टी की सेहत पर तो फ़र्क पड़ रहा है साहब। देखिए पार्टी तो देखिए ये पार्टी की सेहत तो ये खुद ही खा गए। लेकिन देखिए एक बात देखें मतलब आप लाख नरेंद्र मोदी के विरोधी हों, यहाँ तक कि तमाम हिंदुओं को भी लगता है कि मोदी से जिस तरह प्रचंड हिंदुत्व की उनको आशा थी वो पूरी नहीं हुई। तो वो भी नाराज़ रहते हैं, विपक्षी तो नाराज़ रहते ही हैं। लेकिन एक बात सोचें, राजीव गांधी ने सच-मुच ये कहा था, हम लोग स्कूल में थे जब उन्होंने कहा था कि हम ₹1 भेजते हैं और 15 पैसा पहुँचता है, बाकी के पैसा चला जाता है। जब मोदी ने जनधन अकाउंट्स खोले थे, मुझे आज भी याद है विपक्ष ने कितना माहौल उड़ाया था, कितना मज़ाक बनाया था कि पेट में दाना नहीं, अकाउंट में पैसा नहीं, ज़ीरो पैसे के साथ मतलब ज़ीरो अकाउंटिंग के साथ आप लोगों के बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, 1 पैसा नहीं, इससे क्या फ़ायदा होगा? कितना तमाशा बनाया। लेकिन साहब चमत्कार हुआ। देखिए 3 चमत्कार मैंने देखे। पहले ये और जहाँ-जहाँ कांग्रेस ने कहा वो सब। आपने कहा कि ₹1 भेजते हैं, 15 पैसा पहुँचते हैं, मोदी ₹1 भेजते हैं, ₹1 पहुँचता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप हमें अपना काम करने दीजिए, अपनी हैसियत में रहिए। गरीबों को अनाज नहीं बाँटा जा सकता, इतनी बड़ी व्यवस्था बन ही नहीं सकती। मनमोहन सिंह ने कहा, शरद पवार ने कहा, इन्होंने गरीबों में 82 करोड़ लोगों को अनाज बाँट के दिखा दिया। एके एंटोनी ने कहा कि चाइना बॉर्डर को हमको एकदम जंगल बना के रखना है। संसद में कहा, रक्षा मंत्री रहते हुए कहा कांग्रेस के, कि चाइना बॉर्डर पे हम कोई भी काम करेंगे तो चाइना नाराज़ हो जाएगा। आज देखिए चाइना बॉर्डर पे क्या नहीं है अब एयरपोर्ट्स बन गए हैं, रास्ते बन गए हैं, 4 लेन्स बन गए हैं। तो जो-जो आपने कमियाँ बताई अपने शासनकाल में, चिदंबरम ने कहा कि क्या एक सब्ज़ी वाला यूपीआई से पेमेंट लेगा, ऑनलाइन पेमेंट लेगा? आज तो देखिए सब्जी वाला क्या, रिक्शे वाला क्या, मैं तो कुंभ में देख रहा हूँ कि भिखारी भी यूपीआई से भीख ले रहे हैं, तो वो भी ऑनलाइन भीख ले रहे हैं। तो जितने आप मैं चारों चीज़ें गिना दे रहा हूँ, अनाज बाँटने से लेकर यूपीआई पे ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ये जो ₹1 ट्रांसफ़र होने से लेकर चाइना बॉर्डर से लेकर तमाम जगह और आप लगातार ये कहते रहे कि कश्मीर की तो 370 हट ही नहीं सकता, वो भी हटा के दिखा दिया। आप ये कहते रहे कि बिना पाकिस्तान से बात हुए कुछ हो ही नहीं सकता। हमने सिर्फ़ उनसे ना बात बात करना क्या छोड़ा, वो भिखारी हो गए और आज आप देखें कि पूरा बलूचिस्तान ही उनके हाथ से निकल गया। तो तकरीबन हर बात जो कांग्रेस या कांग्रेस के प्रधानमंत्री या नेताओं ने कही नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से गलत साबित कर दिया सर। एक तो उन्होंने शीश महल का ज़िक्र किया है, अनुपम जी, और दूसरे उन्होंने कहा है कि हम ज़हर की राजनीति नहीं करते हैं और कल वो आपके पास भी आ रहे हैं प्रयागराज, गंगा में डुबकी लगाएँगे, महाकुंभ में। प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिशें तो बहुत हुई साहब, जिसका उल्लेख आपने किया है कि आज योगी आदित्यनाथ जम कर के बरसे हैं कि सुपारी ली हुई है, महाकुंभ को बदनाम करने की, व्यवस्थाओं को बदनाम करने की, पर्यटकों को रोकने की, विदेशियों को रोकने की, लेकिन कुछ भी रुका तो नहीं है। भूटान नरेश आज ही वहाँ पर थे, इससे पहले उपराष्ट्रपति भी होके गए हैं, कल प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं। तो इनके विश्व भ्रमण करने से महाकुंभ में आने वालों की सेहत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए सारा खेल ही इस बात का था कि इतना तमाशा मचाओ कि मोदी का विजिट कैंसल हो जाए। सारा तमाशा। फिर कहने को हो जाएगा कि साहब कुंभ इतना बड़ा फ्लॉप था कि मोदी ही नहीं जा पाए। जब आप पूछेंगे आप राम मंदिर गए तो पूछेंगे मोदी कुंभ गए थे? सारा खेल इसी बात का था और चूँकि मोदी ने अपना विजिट कैंसल नहीं किया इसलिए इतनी बौखलाहट, इतना ज़्यादा परेशानी है। जहाँ तक आज भूटान नरेश का सवाल है, साहब इतना अद्भुत दौरा केवल 4 घंटे के लिए राजा साहब आए थे और जिस तरह उन्होंने भक्ति भाव से स्नान किया और जबकि आप देखिए बौद्ध बौद्ध मत से आते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत ये सब सनातन की ही शाखाएँ हैं। इतने भक्ति भाव से उन्होंने स्नान किया, सूर्य को अर्घ दिया, आचमन किया और गंगा जी की आरती की और फिर बड़े हनुमान जी गए, अक्षय वट गए। तो इतनी बढ़िया इतने अच्छे फ़ोटो और वीडियोज़ हैं, आप जाकर देखें ऑनलाइन कि देख के आनंद आ गया। और आज मैंने वो सारे फ़ोटोग्राफ्स मैंने उसके बारे में आज अपने चैनल घूमता है ना काफ़ी देर तक चर्चा की। क्योंकि मुझे बहुत उनका जो भाव था, बड़ा सुंदर भाव लगा। अच्छा देखिए उन्हें क्या पड़ी थी?
77 देश के राजनयिक प्रधानमंत्री सब आ चुके थे। भूटान नरेश केवल 4 घंटे के लिए प्रयागराज आए ओंकार सर, और उस 4 घंटे में आके उन्होंने सब कुछ करके चले गए। तो इतनी दूर से वो आए हैं, और तो क्या भक्ति भाव है, मुझे तो देख के साहब बहुत ही आनंद आया। और सारा खेल यही था कि ये सब विज़िट्स बंद हो जाएँ, प्रधानमंत्री ना जाएँ। और आपने तो देखा किस तरह की बातें होती थी कि ट्रेनें खाली चल रही हैं, अखिलेश यादव कहते थे। वो कुंभ फ्लॉप हो गया, और अब कह रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा बुला ली। और मतलब अपनी ही बात को काटते हैं साहब, अपनी ही बात को काटते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हादसा हुआ, जो स्टैम्पीड हुआ, जो भगदड़ हुई, वो बहुत दुखद थी वो दुर्घटना। और प्रयागराज में तो आप यकीन माने साहब कि एक-एक आदमी इतना दुखी है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन योगी मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन वो जिस तरह आज उन्होंने बात किया कि तुम लोग तो पहले दिन से, अच्छा देखिए इस लेवल पे इस तरह की दो टूक कोई बात करता नहीं इस स्तर पे, मुख्यमंत्री के स्तर पे, वो भी देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा तुम लोग तो पहले से मना, तुमने सनातन की सुपारी ले रखी है। तो पहले से मना रहे थे कुंभ में कोई हादसा हो जाए तो तुमसे ज़्यादा खुश कौन होगा? 12 बजे सो के उठते हो, जो दिया जाता हो पढ़ के बोल देते हो अखिलेश यादव, तुम लीडर नहीं रीडर हो। तो कैसे उन्होंने डाँटा है साहब। लेकिन फिर धमकी भी दी योगी ने। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे हादसे की तह तक जाऊँगा, जाँच करूँगा और छोड़ूँगा किसी को नहीं। और उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, तो पिछले 7 साल का मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने अपराधियों के क्या साथ किया है। तो उन्होंने एकदम सब अच्छे से, और अखिलेश यादव ने जो भी थोड़ा छेड़ा था उनको संसद में, फिर उन्होंने उनका वो जवाब दिया कि साहब क्या ही कहा जाए। तो मैं बार-बार कहता हूँ इनको, अच्छा योगी ने आपने देखा कि मिल्कीपुर में भी कैसे परसों किस तरह बरसे थे, जब उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी के लोग दरिंदे हैं और कुत्ते की दुम है, वगैरह-वगैरह। तो योगी का जो दिल दुखा है, जो उनका वो जितने मर्माहत हुए हैं, जितना उनका मन को चोट पहुँची है कुंभ मेले की इस घटना से, क्योंकि उनका बहुत इन्वेस्टमेंट था इसमें। आप समझ लें, मैंने तमाम चैनल्स पे मैं लगातार कह रहा हूँ कि कुंभ के बाद आप योगी 2.0 देखेंगे, एक नाराज़ योगी देखेंगे, एक उग्र योगी देखेंगे, जो और यकीन माने कि इन लोगों के लिए उनको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनुपम जी, जिन 2 चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया था, एक तो उन्होंने कहा है कि हमने 4 करोड़ गरीबों को घर दिए हैं बना कर के, शीश महल हमने नहीं बनवाए हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हम ज़हर की राजनीति नहीं करते हैं। और तीसरा, प्रयागराज पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तीनों चीज़ें कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट करती हैं दिल्ली के चुनाव और मतदान को। और चूँकि चुनाव की प्रक्रिया तो प्रचार की प्रक्रिया तो 3 तारीख की शाम को खत्म हो गई, लेकिन वो तो पार्लियामेंट में बोल रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने बड़े शार्प अंदाज में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की जो ये डर्टी पॉलिटिक्स है, उस पर प्रहार भी कर दिया। और जब वो गंगा में डुबकी लगाएँगे, तो ज़ाहिर है, दिल्ली के मतदाता भी लाइव देखेंगे उनको, प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री का मैसेज देने का अपना ही एक अंदाज होता है, अपना ही एक तरीका होता है। अब देखिए केजरीवाल का क्या है, वो अयोध्या भी हुआ है, वैष्णो देवी भी हुआ है, हनुमान मंदिर रोज़ पहुँच जाते हैं, लेकिन कुंभ मेले में आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। कुंभ मेले में कोई नहीं आया। अच्छा ये बात भी मुझे अजीब लगती है, पहले नेहरू आते थे, इंदिरा आती थी, राजीव भी आए थे, लेकिन सोनिया, राहुल, प्रियंका से कोई नहीं आया। और केजरीवाल भी नहीं आए, अपने तमाम ड्रामे के बावजूद। तो दिल्ली का जहाँ तक मैसेज देने का सवाल है, मैं मानता हूँ कि दिल्ली में जितना केजरीवाल एक्सपोज़, देखिए अब उनका सिंगल पॉइंट्स पे लड़ रहे हैं वो। उनके पास एक सबसे बड़ा ये था कि वो अपने को कट्टर ईमानदार बताते थे। अब वो कट्टर बेईमान साबित हो चुके हैं। वो तो अब उसपे कोई बा अब उसकी वो बात भी नहीं करते। वो ईमानदारी की बात भी नहीं करते। फिर वो जो स्कूल मॉडल और हॉस्पिटल मॉडल और गुड गवर्नेंस और सड़कें पेरिस जैसी बना देना, वो सब भी पोल खुल गई। वो उन्होंने खुद ही माफ़ी माँग ली। उन्होंने कहा वो भी उसकी बात भी नहीं करते। यमुना की सफाई का दावा भी नहीं करते, उसपे भी माफ़ी माँग ली। अब तो केजरीवाल सिर्फ़ एक बात कर रहे हैं ओंकार सर, पैसा लो वोट दो। मतलब वो जो रेवड़ियों को बाँट रहे हैं, तो उन्होंने, अच्छा कुछ भी हो, केजरीवाल उन लोगों में से हैं जो हार के भी जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया और पूरे देश में हर पार्टी को रेवड़ी मॉडल
अपनाने के लिए विवश कर दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुलेआम से प्रखर रूप से, मुखर रूप से रेवड़ी मॉडल की आलोचना करते थे, कहीं न कहीं आपको भाजपा भी उसी रेवड़ी मॉडल के ट्रैप में फँसती नज़र आ रही है। और इसके अलावा कोई चारा नहीं है ना। केजरीवाल का क्या है? हम पूरा पैसा बाँट देखिए रेवड़ी कोई भी बाँट सकता है, दिक्कत कहाँ आती है साहब? कि अगर आप रेवड़ी बाँट देंगे तो आप समाज के लिए करेंगे क्या? तो केजरीवाल को तो सिंपल है, हम सड़क भी नहीं बनाएँगे, हम यमुना भी नहीं साफ करेंगे, हम इस आप सोचिए कि दुनिया में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे एक सरकार बनाइए, लालू यादव तक की सरकार ऐसी नहीं होगी, जहाँ पे 10 साल शासन करने के बाद वो आरटीआई में ये बताएँ कि 10 साल में हमने एक स्कूल, एक कॉलेज, एक अस्पताल नहीं बनाया। सड़कें देख लीजिए, यमुना देख ली, तो उन्होंने तो साफ सिर्फ रेवड़ी में और विज्ञापन में और विज्ञापन भी क्या है, वो मीडिया के लिए रेवड़ी है। तो रेवड़ी और मीडिया के लिए रेवड़ी में उन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए और बाकी वो भ्रष्टाचार खार में उनको खा गया और आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 3-3 बार डाँटा कि तुम्हारे पास विज्ञापन को देने के लिए पैसे हैं, विकास को देने के लिए पैसे नहीं, तो अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रहे हो। फिर ये कहा इनका हम विज्ञापन का फंड जब्त कर लेंगे। तो केजरीवाल तो एक बड़ी अजीब किस्म की राजनीति उन्होंने करी है कि साहब हम कोई काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ पैसे बाँटेंगे। अच्छा दिक्कत क्या है कि वहाँ पे एक झुग्गी-झोपड़ी का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया है। मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी बस्ती तैयार हो गई है। फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बस्ती तैयार हो गई है। तो ये सब मिलके उनको एक एक लीड, एक एडवांटेज मिल जाता है, जिसमें झक मार के बाकी पार्टियों को भी कहना पड़ता है कि सब हम भी देंगे। तो ये केजरीवाल ने ये मतलब ये कहते हैं राजीव कुमार को इतिहास माफ नहीं करेगा। केजरीवाल के साथ तो इतिहास क्या करेगा ये सोच भी नहीं सकते। अभी तो वर्तमान ही वो झेल लें, क्योंकि केजरीवाल का भी जिस तरह का ग्राफ गिरा है और देखिए भारत में कानून की चक्की चलती बहुत धीमा है, पर पीसती बहुत महीन है। और जिस तरह के उन्होंने फ्रॉड और जिस तरह के रैकेट्स उन्होंने किए हैं और पहली बात तो जान लें कि वो मुख्यमंत्री बनने की ही पोजीशन में नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं, आप मीटिंग में नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते। दूसरी बात केजरीवाल को तो इस समय सबसे बड़ी चिंता ये है कि मानिए उनकी पार्टी अगर किसी तरह 35 सीट ले भी आए, तो केजरीवाल अपनी सीट हारने के बड़ी पोजीशन में बहुत बुरे हाल में है केजरीवाल। और हकीकत ये है कि साहब उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि संदीप दीक्षित जिस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित जीते ना जीते प्रवेश वर्मा जीत जाएँ। केजरीवाल फ्रस्ट्रेटेड हैं और रही बात ज़हर की, तो प्रधानमंत्री को ज़हर के नाम से पहले भी घेरा गया है और वो कितना काम आया, ज़हर की खेती कहा था सोनिया गांधी ने, उन्हीं पे उल्टा पड़ा। और अब ये हरियाणा के ज़हर लेके आएँगे, हरियाणा से ज़हर मिला दिया पानी में। एकदम पागलपन जैसी बातें कर रहे हैं, जैसा संदीप दीक्षित कहते हैं, ऐसा लगता है अनपढ़ हैं, कुछ पढ़े लिखे ही नहीं, नकल करके पास हुए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा, आप वहाँ बैठे हैं, आप बेहतर बता पाएँगे क्योंकि एक बड़ा वर्ग ऐसा भी होगा, जो सोच रहा होगा कि जो मोदी ने टैक्स का रिलीफ दिया है, जो टैक्स में राहत दी है, चलो उसको तो हमको मिल ही गई, वो तो अब कहीं जा नहीं रही है। अब केजरीवाल से भी राहत ले लो, केजरीवाल से फ्री बिजली-पानी ले लो। और एक बात है कि भाजपा भी उसका वादा कर रहा है कि सारी योजना चलती रहेंगी, लेकिन देखिए क्या होता है। मेरा अपना मानना है कि केजरीवाल इस देश की राजनीति और इस देश के समाज में इसमें देश, समाज सबके लिए अभिशाप साबित हुए। लेकिन कितने शार्प अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तंज कसते हुए कि कुछ परिवारों ने दिल्ली में अपने म्यूजियम बना रखे थे। हमने पीएम म्यूजियम बनाया और जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सबके बारे में वहां जानकारी दी हुई है। फिर इन्होंने ये कहा कि 2 बार ऐसा हुआ जब कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया था सीटें कम होने के कारण। लेकिन चाहे चुनाव आयुक्त के निर्वाचन का प्रश्न हो, सीबीआई डायरेक्टर को लगाने की बात हो या दूसरे मामले हों, हमने हर मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष ना होते हुए भी इनके संसदीय दल के नेता को बुलाया। तो हम संविधान की भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं या ये लोग कर रहे हैं। उन्होंने एक और जिक्र किया है, उन्होंने ये कहा है कि साहब जम्मू कश्मीर को तो इन्होंने भारतीय संविधान से अलग निकाल करके रखा हुआ था, हमने 370 की दीवार गिराई है। जेब में संविधान लेकर के घूमना अलग बात है और मुस्लिम महिलाओं को मुसीबत में धकेलना इनकी असलियत है। इसके अलावा इनके खास तौर से उस बयान का उल्लेख करना प्रधानमंत्री नहीं भूले। इन्होंने कहा कि कुछ लोग अर्बन नक्सल की
जुबान बोलने लगे हैं और इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग की बात करते हैं। तो एक तरीके से राहुल गांधी के सारे जितने भी बयान हैं या कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, संविधान विरोधी नीतियां हैं, उनका एक तरीके से खुलासा कर दिया उन्होंने। ने बिल्कुल खुलासा कर दिया और राहुल गांधी इन सब चीज़ों को लेकर लगातार निशाने पे आते रहे और प्रधानमंत्री की तो जब आदत है कि जब वो गिनाने चलते हैं, तो सारे पाप एक-एक करके गिना देते हैं। तो आज भी गिनाए उन्होंने, पहले भी गिनाए हैं। मेरा सोच सिर्फ़ इतनी है कि मैं इन सब चीज़ों का राहुल गांधी पे फ़र्क पड़ते नहीं देखता। कारण ये है कि जितने विपक्षी नेता हैं तो वो भाजपा के खिलाफ उनका मुस्लिम वोट पक्का हो जाता है। तो उनके तो साहब वोट की गिनती ही 16%, 17%, 18%, 20% से शुरू होती है। तो उसके बाद उन्होंने तमाम कुछ ऐसे लोग जोड़ लेते हैं जो कि उन्हें सब हिंदुओं के खिलाफ वोट देना है, हिंदुत्व के खिलाफ वोट देना है, भाजपा के खिलाफ वोट देना है। तो इस तरह गिरी सी गिरी हालत में इनका अपना एक वोट बैंक तैयार रहता है और इसके चलते ये इस तरह बेलौस ऊटपटांग बातें करते हैं। लेकिन देखिए हो क्या रहा है ओंकार साहब इनकी इस सब बातों के चलते आज कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मैं मानता हूँ कि इनके तो मुझे कभी-कभी लगता है कि इनके जो सलाहकार हैं वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी की अपनी नीयत तो ठीक नहीं ही है, पर उनके सलाहकार भी ठीक नहीं हैं और जिस तरह की बातें वो राहुल गांधी से रेगुलरली कहलवाते हैं, अभी जैसे बाकी राहुल गांधी को छोड़ भी दें, तो आपको भी मालूम है कि दिल्ली में कितने प्रधानमंत्रियों के कितने म्यूज़ियम हैं। और आपको ये भी मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने क्या बनाया है एक जो जिसमें सारे प्रधानमंत्रियों को लेकर उन्होंने उनके काम को और उनके कार्यकाल को दिखाया है। तो आपको भी मालूम है कि लोगों ने किस तरह अपनी व्यक्तिगत जायदादें देखिए इसलिए नरेंद्र मोदी से ये लोग इसलिए भी परेशान रहते हैं कि योगी और मोदी इस देश के 2 ऐसे नेता हैं, जिन पे आप कुछ भी कह लें, ज़हर की खेती कह लें, मौत का सौदागर कह लें, नीच कह लें, गालियाँ दे लें, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप नहीं चिपकता। भ्रष्टाचार का आरोप दोनों का चिपकता ही नहीं। तो आपको झक मारकर फिर दूसरी-दूसरी बातें करनी पड़ती हैं और लेकिन आप सोच कर देखें इस देश में बिरले नेता ही ऐसे हुए हैं, जिनके ऊपर विपक्ष भ्रष्टाचार का आरोप चिपकाना तो और दूर की बात है ओंकार सर, भ्रष्टाचार का आरोप लगा भी नहीं पाई। और जो 2 टिप्पणियाँ की जिन्होंने मुझे भी हँसने के लिए मजबूर कर दिया। एक कहा उन्होंने कि जब ज़्यादा बुखार हो जाता है तो आदमी बड़बड़ाने लगता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि साहब ये तो हमारी अभी तीसरी टर्म है, अभी तो हम दशकों तक देश की ऐसे ही सेवा करेंगे। तो आप चाहे कितना भी प्रधानमंत्री के ऊपर कीचड़ उछालें, उन्हें अपमानित करें, उनके बारे में झूठ बोलें नहीं देखिए कि सर, तीन इसमें आपको एक बड़ी महीन बात देखेंगे। प्रधानमंत्री ज़ाहिर है अपने लिए तो नहीं कह रहे हैं ना कि हम अभी 40-50 साल सेवा करेंगे। उनका मतलब उनकी पार्टी, ये भाजपा को कांग्रेस से अलग करती है। वो मान के चलते हैं कि पहले अटल थे, अडवाणी थे, आज मोदी हैं, कल कोई और होगा, योगी होगा, कोई और होगा। लेकिन गांधी परिवार मान के चलता है कि परिवार ही पार्टी और पार्टी ही परिवार है। ये सबसे बड़ा अंतर पड़ जाता हाँ, लेकिन जैसे चाइना पर झूठ बोला फिर से राहुल गांधी ने और है। नहीं साहब, केवल सेना। झूठ ही नहीं बोला, उन्होंने आर्मी को भी इज़्ज़त किया और यस, मेरे ख्याल से उनके खिलाफ विशेषाधिकारी भी मूव हो चुका है। वो हो चुका है और अमेरिका पर झूठ बोला, जिस पर तो एस जयशंकर का भी बयान आ गया और व्हाइट हाउस का भी बयान आ गया। व्हाइट हाउस ने कहा कि हमने बुलाया था एस जयशंकर। तो कितना झूठ बोलोगे और इनके झूठों का प्राइम मिनिस्टर किस अंदाज में हंसते हुए इनकी खिंचाई करते हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। नहीं, मैं क्या देखिए इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे कभी-कभी लगता है कि राहुल गांधी को ये सब बातें समझ में भी रजिस्टर भी होती है कि नहीं होती है। अक्सर करके तो सदन से ही गायब रहते हैं। जब आते हैं तो कभी-कभी वो सोते पाए जाते हैं, कभी जप्पी-वप्पी देने में लगे रहते हैं, कभी अगल-बगल बात करते रहते हैं, मोबाइल देख तो मुझको मुझे कभी-कभी लगता है राहुल गांधी की जैसे राजनीति की बहुत समझ नहीं है और ना वो समझ बढ़ाना चाहते हैं। वो एक बिगड़े दिल शहज़ादे एक एक राजकुमार की तरह पेश आना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि इस देश में राजतंत्र अब खत्म हो चुका है, लोकतंत्र है और इसमें राहुल गांधी किसी भी तरह फिट होते नज़र नहीं आ रहे सर। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से ज़रूर निवेदन है कि आप, अगर आपको ये चर्चा
अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। घूमता आईना जो अनुपम जी का चैनल है, उस पर आज का तो लाइव वो कर चुके हैं इस शो से पहले, लेकिन शाम को वो लाइव आते हैं। तो घूमता आईना को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार।